नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज एक बड़ी खबर की तरफ हम दर्शकों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें भारत में सोने की मांग को लेकर ट्रेंड में एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव देखने को मिला है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सोना पहले ज्वेलरी गहनों के लिए खरीदा जाता था, लेकिन अब भारत में ये पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट असेट्स के रूप में बदल गया है। और भारत में किस तरीके से जेनजी सोने की तरफ आकर्षित हुए हैं और किस तरीके से वो नए तरीकों से सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वित्तीय विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी। हम युद्ध वाले मसले पर भी एक दो सवाल लेंगे, लेकिन आज बात सर शरद सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बातचीत आज सर इसी रिपोर्ट से शुरू करना चाहता हूं। बिल्कुल। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल, ये तो देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तो अब रिपोर्ट आई है, हाँ। भारत के बारे में आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक इंटरनेशनल एजेंसी है, बाय द वे, हम्म। जिनको नहीं पता हो, जो कि गोल्ड गोल्ड संबंधित बहुत सारे मुद्दों को स्टडी करती है, रिसर्च करती है, और कुछ हद तक सप्लाई और डिमांड पर नजर भी रखती है, और कुछ हद तक कुछ कुछ कहीं कहीं रेगुलेट भी करती है जब जरूरत होता है, कोई ऐसा डायरेक्टिव देना होता है। खासकर ये काउंसिल, शायद बहुत लोग ना जानते हो कि बहुत बड़ी जो माइनिंग कंपनीज हैं गोल्ड की, उनसे ये काउंसिल ज्यादा संपर्क में रहती है, ट्रेडर्स से, इन्वेस्टर से इतना संपर्क में नहीं रहती। इसलिए इस काउंसिल की रिपोर्ट पर ज्यादा विश्वसनीय तरीके से आप इसको सुन सकते हैं। हम्म। और परंतु जो भारत के बारे में इन्होंने बोला है, ये हमें तो ये बहुत पहले से पता है। हम और आप तो इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उसका अनेकों बार सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से हम इसका चिंतन कर चुके हैं कि भारत में किस तरीके से निवेश किया जाता है, ये भी बदला है, कौन लोग निवेश कर रहे हैं, ये भी बदला है, और इसको किस तरीके से देखा जा रहा है गोल्ड को। तो मुझे लगता है आपके चैनल के बहुत सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो है वो गोल्ड और सिल्वर के शौकीन भी हैं, और वो निवेशक भी हैं। और वो लोग ना केवल, बल्कि आपको हैरानी होगी, बहुत सारे ज्वेलर्स जो कि ज्वेलरी का काम करते हैं, जो कि ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी का पुश्तैनी काम है, हाँ। वो भी अब, क्योंकि ज्वेलरी का काम ऊपर नीचे हुआ, पीछे काफी घट गया, बढ़ गया। मुझे कल भी कोई ज्वेलर मिले जो कि मथुरा से थे। उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि ज्वेलरी लोग ज्यादा खरीदते हैं। उल्टे बात बताई, हालांकि ऐसा उनके यहाँ हो सकता है, हुआ होगा कि लोग जब चढ़ता है तो ज्यादा लोग आके ज्वेलरी बनवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस समय ट्रेंड ऊपर की तरफ है, हाँ। तो क्यों ना दो कंगन बनवा के रख लिए जाएं, बढ़ जाएंगे। तो कहता है, सर पर आप तो ये कहते हैं कि निवेश जो है वो हाँ। उसमें नहीं करना चाहिए, ज्वेलरी में नहीं करना चाहिए। मैंने हाँ। कहा, मेरा कहने का पर्पस ये होता है कि आपको उसमें खोट और मेकिंग चार्जेस, मैंने कहा आप लोग मेकिंग चार्जेस कम कर दो, हम्म। आप लोग खोट मिलाना कम कर दो, तो लोग ज्वेलरी फॉर्म में लेने लग जाएंगे, टू इन वन काम हो जाएगा। भाई, हाँ। कंगन का कंगन, निवेश का निवेश, तो क्यों मैं पैसे जाके ईटीएफ में लगाऊंगा, क्यों मैं गिन्नी खरीदूंगा, क्यों मैं चिप्स खरीदूंगा, वगैरह वगैरह। तो सोच भी, लोगों का सोच, जो नजरिया है वो बदला है, और इन्वेस्टमेंट का तरीका ऐसे बदला है कि अब लोग ईटीएफ पर ज्यादा निर्भर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले लोग, देखिए, गहने जब आप लेते हैं तो कितने गहने ले लेंगे, हाँ। एक सेट, दो सेट, तीन सेट, चार कंगन, आठ कंगन, 12 कंगन, ये थोड़ा ना 200 कंगन लेके रख लेंगे आप। हाँ। और कान के भी पहनने वाले कितने ले लेंगे, एक, दो, तीन, 200 थोड़े ना रखेंगे, कोई कोई होगा, हो सकता है इतना शौकीन हो। तो क्योंकि आपको निवेश के लिए जो पैसा होता है, वो धीरे धीरे जो लोग कर रहे हैं, जो निवेश बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि निवेश अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हम्म। उनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कंगन और झुमके और हार इकट्ठे करते जाएं। उनको नेचुरली कुछ ऐसा सोचना था। और 99% भारत का जो जो गोल्ड की कंजम्पशन है वो इंपोर्ट के जरिए पूरी होती है। हम्म। 99%, केवल 1% सोना भारत में, कोलार में गोल्ड माइंस है, वहां से निकाला जाता है। एक तो जगह और है जिसकी खोज चलती रहती है, अभी तक कोई बहुत बड़ी गोल्ड माइन भारत में ऐसी नहीं मिली है कि इस 99% को कम कर दे। पहली बात। दूसरी बात, भारत में पारंपरिक तरीके से आज तक सोने का, गोल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में है, पारंपरिक हाँ। तरीके से, आप अगर आज से मैं 20 साल पहले चले जाऊं, 15-10 साल पहले भी चला जाऊं, तो ज्यादातर सोने की होल्डिंग जो 30,000 टन की हम बात करते हैं भारत में है, प्रति परिवार, हमने और आपने बात करी थी 100 ग्राम ऑन एन एवरेज है। मैं ये नहीं कहता हर किसी के पास हाँ। 100 ग्राम है। ये मैं जैसे कहता हूं तो लोग सवाल कर देते हैं, भाई 15, सौ हाँ। ग्राम 100 ग्राम का मतलब है 15 लाख रुपए, तो फिर गरीब गरीब ना रहा,
उसको हाँ, तो 5 किलो अन्न भी सरकार दे रही है। 81 करोड़ 30 लाख हाँ, परिवारों को, उनके पास भी अगर 100 ग्राम सोना है तो वो सरकार का, मेरा जो 5 किलो अन्न है बाय द वे विक्रम, वो 1,001 रुपए का आता है। तो हाँ, भाई वो 1,000 रुपए का अन्न वो क्यों सरकार से ले रहे हैं, अगर 15 लाख रुपए घर में पड़े। तो उसका जवाब मेरे को ये था कि वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो उतने गरीब हैं, सरकार की तरफ से एक सहूलियत मिल रही है, तो भाई ठीक है ले ले। ये 81 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे नहीं है जिनको अगर ये अन्न ना मिले तो वो भूखे मर जाएंगे शाम को, ये गलत फहमी लोगों को है। और दूसरा, अगर मेरे पास सोना पड़ा है तो मैंने उसको आगे भविष्य के लिए रखा हुआ है, हम्म, और कीमत बढ़ रही है फिर तो मैं और जोर से रख लेता हूँ उसको, दबा के रख लेता हूँ पूरा, कि इसको अभी नहीं बेचेंगे भैया, ये तो बढ़ेगी। कहाँ ये लिया था 50,000 का, आज 15 लाख का हो गया, तो सोच सोच के खुशी होती है। तो भारत की पारंपरिक होल्डिंग जो थी वो ज्वेलरी फॉर्म में थी। पर अब जो पिछले चंद सालों से, मैं कहूंगा कि कोविड के बाद से भी नहीं, बल्कि 2023 के बाद से, 2023 के बाद से विक्रांत, जो जो लोगों ने निवेश किया है वो, उन्होंने उसका तरीका बदला। क्योंकि आप कितने, जैसा मैंने कहा, कितने कंगन बनवा लेंगे कितने हार, तो उन्होंने ईटीएफ आए, उसके बाद बार्स कॉइन्स आए। दूसरा, लोगों को यह भी महसूस हुआ कि उनको सोना शुद्ध फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, ज्वेलरी ज्वेलरी कम कैरेटेज की होती है, ज्वेलरी होती है 22 कैरेट, से ऊपर की ज्वेलरी नहीं बन सकती है, 0.995 जिसको हम कहते हैं, उससे ऊपर की तो ज्वेलरी 0.999 की आप ज्वेलरी बनाएंगे तो ज्वेलरी मुड़ जाएगी, आप पहनेंगे बिल्कुल, हाथ में कंगन, पता लगा वो आपने गोल बनवाया था, शाम तक चकोर हो गया, या हम्म, रेक्टेंगुलर हो गया, या टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो इसलिए इसलिए लोगों ने जैसे जैसे निवेश इसमें बढ़ता गया, और जेंजी की आपने बात करी, जो यंग लोग इसमें जुड़े, हाँ, क्योंकि देखिए जिधर जिधर की हवा चल रही होती है हम्म, उधर को ही लोग चल पड़ते हैं। तो जेंजी को भी ये पता लगा भाई, और लोगों ने कमाया भी, ऐसा तो है नहीं कमाया नहीं कमाया, जिसने लिया उसने कमाया, कमा के बेचा भी कुछ। आज भी जिसने 50-50 हजार रुपये लिया था विक्रांत, हाँ, आज वो 1.5 लाख पे बैठा हुआ है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और और जितने भी विश्लेषक हैं मुझे मिला के, जितने यूट्यूबर यूट्यूब पे आते हैं या और जगह आते हैं, ज्योतिषी तक जो है, हाँ, वो सब ये कह रहे हैं कि आगे ऊपर जाएगा। तो ऐसे में लोगों का रुझान सोने की तरफ हो रहा है, सोने की तरफ गहना ना छोड़ के अब आप उसको एक स्टॉक की तरह देख रहे हैं। अच्छा, हम्म, एक और बात मैंने देखी हाँ, कि शेयर वर्सेस गोल्ड। तो हाँ, शेयर में निवेश करना के लिए आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, हाँ, शेयर में निवेश करने के लिए आपको टेक्निकल चार्ट्स आने चाहिए, हम्म, शेयर में निवेश करने के लिए आपको फाइनेंस की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप फंडामेंटल्स हाँ, एनालाइज कर पाएंगे, बुक वैल्यू कितनी है, पीई कितनी है, उसकी कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन कितनी है, वगैरह वगैरह। सोने में निवेश करने के लिए आपको खाली स्वतंत्र देखना काफी है। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? हाँ, खाली खाली स्वतंत्र देखिए, हाँ, विक्रांत अलग अलग एक्सपर्ट्स को पकड़ के लाते हैं, वो आपके लिए रेडी टू सर्व इंफॉर्मेशन सर्व कर देते हैं, ये लो भैया सुन लो, जो कुछ सोने के बारे में जानना है हम्म, हमने प्लेट में सजा के आपके लिए दे दिया, इन 15-20 मिनटों में, आधे घंटे में आपको सारा कुछ पता लग गया। हाँ, और दूसरा, सोने के जो फैक्टर्स हैं, अभी जो रिसर्च करके, जैसे मैंने जो फैक्टर्स निकाले हैं, क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स, हाँ, बॉन्ड यील्ड, फिस्कल डेफिसिट, डी डॉलराइजेशन, माना इसमें कुछ फैक्टर्स थोड़े टेक्निकल हैं, हाँ, पर एक बैलेंस शीट के मुकाबले कम टेक्निकल है। वो हम्म, बैलेंस शीट पढ़नी बहुत कठिन है, कंपनी की बुक वैल्यू निकालना बहुत कठिन है, तो इसलिए लोगों को लगा कि भाई आज तक हमने शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया, हमें हाँ, लगा कि लोग कहते शेयर्स की बात करते थे, हम मुंह ताकते रहते थे दूसरों का। हाँ, ये अच्छी चीज है भाई, ये ठीक है, हाँ, सोना इसको तो हाथ में रख भी लो, और स्वतंत्र पे जाके देख भी लो कि भाई सोने का कल को क्या होने वाला है, और हुआ भी है, जैसे हाँ, जैसे कहा है वैसे वैसे हो रहा है। विक्रांत के यहाँ तो ऐसे विश्लेषक आते हैं जो जैसा कहते हैं वैसे ही हो जाता है। हाँ, अगर उसने कहा क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो सोना घटेगा तो घट जाता है, क्रूड ऑयल घटेगा सोना बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है। तो इसलिए लोगों को ये थोड़ा सिंपल भी लगा, लोगों को ये थोड़ा, और ये हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं विक्रांत जिसको हम बोलते हैं टैंजिबल। हाँ, तो डीमैट फॉर्म में भी है और टैंजिबल फॉर्म में भी है, मैं इसको अपने डीमैट में भी रख सकता हूँ ईटीएफ्स को, और मैं हाथ में लगा के सोने को हाँ, छूने में बड़ा नशा तो- आता है हाँ, विक्रांत, मुझे लोगों ने बताया। बिल्कुल। इसको जब हाथ में लेते हैं ना, कहते हैं कि हाँ, इसमें नशा है, एक हाँ, ऐसा नशा है, बड़ा मजा आता है इसको छू के, चमकीला स्वर्ण गोल्डन कलर का होता है, और गोल्डन कलर ही गोल्ड से आया है, और उसको छू के ही बड़ा मजा आता है मुझे। कुछ महिलाएं ये बात बताती हैं, जब इसको हम छूती हैं, हार को अंगूठी को, इसीलिए लोग पहन के रखते हैं। तो एनीवे भाई, तो हल्की फुल्की बात थी, पर कुल मिला के गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट ठीक है, परंतु इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वो हाँ, हमारे पास लगभग 3 साल से ऑलरेडी उपलब्ध है। भारत ने करीब करीब $70 बिलियन पिछले साल सोना इंपोर्ट किया है।
हम्म। जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है, और इस इंपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान था भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ाने में, पर सरकार कुछ कर नहीं हाँ। सकती क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और हम्म। अब निवेश का संसाधन भी बना हुआ है। तो इसलिए सरकार ने इसको रोक ना लगा, सरकार चाहती तो इंपोर्ट पे रोक लगा सकती थी, पर हाँ। उससे क्या होता है, अगर सरकार रोक लगाती है तो उससे क्या होगा कि काला बाजारी शुरू हो जाएगी, नंबर वन, और बिल्कुल। तस्करी शुरू हो जाएगी, हम्म। तस्करी शुरू हो जाएगी। तो अभी तो सरकार को जो कस्टम ड्यूटी आती है वो हाँ। भी आनी बंद हो जाएगी, ऊपर से तस्करी भी शुरू हो जाएगी, जैसे जो जो बिहार में शराब का हाल है वही हाल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और वहां पे भी मांग तो हो रही है कि उसे खोला जाए, कम से कम सरकार के खाते में तो रेवेन्यू आए, जो रेवेन्यू इस समय हाँ, इलीगल तरीके से कमाया जा रहा है। एक चीज और शरद जी समझना चाहूंगा, क्योंकि आप युवाओं के बीच भी खूब जाते हैं डिबेट्स वगैरह में, और पुरानी जो लोग हैं उनकी बात भी समझते हैं। पहले के लोग जो है फिजिकल गोल्ड पर ज्यादा विश्वास रखते थे, उनको ये लगता था कि उनके पास रहना चाहिए। लेकिन अब जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो नए युवा और जेनजी है उनका ज्यादा विश्वास जो है वो ईटीएफ पर, यानी फिजिकल गोल्ड पर है उनका। फिजिकल गोल्ड पे कम है उनका, ज्यादातर पेपर गोल्ड या ईटीएफ जो जिसे हम कहते हैं डिजिटल, उस पर ज्यादा उनका ध्यान है और वो उसी में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो ये भी एक बड़ा फर्क है, क्योंकि पहले हम लोकर देखते थे, तमाम चीजें देखते थे और कोशिश करते थे कि हाथ में रहे चीज। दो कारण है इसके, जो हाँ। आपने बात कही बिल्कुल ठीक कही है, इसके दो कारण है। हाँ। पहला कारण यह है कि जो पारंपरिक तरीका गोल्ड को, पहले इतना क्राइम नहीं था। अगर मैं आज हाँ। से पुराने लोगों की बात करूं, आज से मैं 30-40 साल पहले चला जाऊं, इतनी ज्यादा चोरी डकैती, इतनी ज्यादा लूटपाट थी, कम थी। हम्म। जितनी साल ब साल बढ़ती जा रही है, पहले इतना नहीं था। दूसरा, और लोगों के एथिक्स भी होते थे पहले, वो लोग किसी दूसरे के सामान को पराया सामान समझा जाता था। आजकल दूसरे पे नजर पड़ जाए सामान को तो उसको लोग अपना सामान मान के बैठ जाते हैं, पहली कारण। दूसरी कारण कि पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, हम्म। क्योंकि जो जिस टेक्नोलॉजी, देखिए डीमैट एक टेक्नोलॉजी का माध्यम है। क्योंकि डीमैट क्या है कि आपका शेयर ईटीएफ में है, हम्म। ईटीएफ के पास उतना ही स्टॉक पड़ा हुआ है, आपको उसके बदले में उसने डीमैट यूनिट्स दे दिए हैं, हम्म। वो उसने अपने वेयर हाउस में रखा हुआ डीमैट यूनिट आपके डीमैट अकाउंट में, जिसको हम डिपॉजिटरी कहते हैं, उसको स्टॉक मार्केट में आप मोबाइल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो कहाँ ये सब टेक्नोलॉजी थी पहले, बताइए मुझे। अगर बिल्कुल। शायद पहले लोगों को भी ये टेक्नोलॉजी मिलती तो हो सकता है वो भी करते। और तीसरा एक और कारण यह है कि पहले इतनी बड़ी चाल भी नहीं आती थी, जो चाल आपने 2025 में देखी। ये हाँ। चाल, पहले ऐसी चाल आई है, पहले फेसेस आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि 70s में ऐसा फेसेस आया, हम्म। पर ये जो चाल आई है, ये चाल अनप्रेसिडेंटेड आई है कि सीधा 50,000 से लेके और 1,80,000 तक पहुंच जाता है। इतनी बड़ी चाल सोने में चांदी में पहले नहीं आई। तो ये दो तीन कारण है जिस कारण से जेंजी की सोच बदली है। और जेंजी तो, आप देखिए, आप दुकान पे सामान लेने जाएंगे, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कहेगा पापा क्या आप दुकानों पे जाते रहते हो, अभी लाओ मैं ऑनलाइन मंगा के देता हूँ, हाँ। मंगा के देती हूँ। तो इसलिए आई थिंक जेंजी इज मोर टैक्स हैवी। तो टैक्स हैवी होने से उनका इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल शब्द मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं डीमैट कहना चाहता हूँ। हाँ। मेरा डिजिटल से वो मतलब नहीं है, जो जो हाँ। बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गोल्ड बिकता है उसकी कोई सेबी गारंटी नहीं लेता है। तो वो लोग डिजिटल इस्तेमाल करने से हिचकिचाते नहीं है। हम्म। आप कोई पुराना आदमी होगा ना, उसको कहेगा यार पता नहीं है कल को खो जाए, पासवर्ड खो गया, फोन ही खो गया, फिर क्या। तो वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो इस वजह से आपको ये मैं एक जनरेशनल चेंज भी मानता हूँ हाँ। गोल्ड की कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में, विक्रांत। थोड़ा सा सर युद्ध को लेकर भी अब तो एकदम ऐसी स्थिति बन गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, और क्रूड के दाम तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चिंता थोड़ी और ज्यादा तेज हो गई, हालांकि सोने ने थोड़ा रिकवर तो किया। जी हाँ, युद्ध की परिस्थिति गंभीर होती जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं, उनकी वो डेडलाइन आज समाप्त हो जाएगी। क्या वो वापस सेनेट कांग्रेस के पास जाएंगे, या हो सकता है जो सीज फायर का पीरियड है वो उसमें काउंट ना हो रहा हो 60 दिन में। हो सकता है ये कुछ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने ये बात निकाली हो तो ये 1 मई से आगे बढ़ जाएगा। खैर चलिए, उस डेडलाइन को फिलहाल एक तरफ रखते हाँ। हैं। जो स्टेलमेट बना हुआ है ईरान में, कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम आपको यूरेनियम नहीं देंगे, यूरेनियम की बात आप पोस्टपोन कर दीजिए, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलिए। ट्रंप साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं फिर से एक बार बोली है, दूसरी बार ये बात बोली है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नाम बदल के स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रखता हूं, क्योंकि अब ये हमारे कंट्रोल में है, हमारे कब्जे में। ईरान ने यह भी धमकी दे दी है कि आपने बैरिकेडिंग ये जल्दी नहीं हटाई, नाकाबंदी, तो हम हमला कर देंगे।
आपकी शिप्स जो वहां घेर के बैठी हैं रास्ता, उस पर हम हमला कर देंगे। तो ये एक खतरा बहुत बड़ा बना। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया है कि हम इनकी यूरेनियम देने वाली ना देने वाली जो शर्त है हमें बिल्कुल भी मान्य नहीं है। इनको वो 450 किलो यूरेनियम हमें देना पड़ेगा। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये यूरेनियम मुझे दे दे ठाकुर, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ रहा है। तो इसलिए इसलिए एक स्टेलमेट बना हुआ है। और मुझे लग रहा है कि ये स्टेलमेट में बस अब इतनी ही देर है कि कोई हमला ना कर दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भड़कते जा रहे हैं। मुझे आई एम नॉट गोइंग टू बी अ नाइस मैन, बंदूक लेके। आपने कभी देखा है कोई राष्ट्र अध्यक्ष अपनी फोटो डाले, हाँ, बंदूक हाथ में लेके, काला चश्मा पहन के, डॉन बन के ये हाँ, फोटो डाले? कभी भगवान बन जाते हैं, कभी डॉन बन जाते हैं, ना जाने क्या क्या बन जाते हैं। तो खैर एनीवे, सिचुएशन बहुत बहुत टेंस है इसी वजह से, क्योंकि ये बढ़ क्यों रहा है क्रूड ऑयल बढ़ने का कारण है कि हम्म, बहुत सारे देश, शायद ज्यादा लोग जानते हैं, एक तो स्पेकुलेशन तो हो ही रही है, हम्म, पर जो जापान, कोरिया और चाइना जैसे देशों में 95-95% इस रूट से माल आता था, हाँ, उनके यहाँ एसपीआर जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो समाप्त होने जा रहे हैं। तो हम्म, उनको उनको विक्रांत किसी भी भाव पे लेना पड़ रहा है। हाँ, और इसलिए इसलिए जो बोली लगती है ना इसकी, तो उठलाइए भाई, 109, 112, 115, वो कहते हैं 120, 120 का दीजिए, कोई बात नहीं। तो उनको 125 तक दोपहर में पहुंच गया था, अभी ये ठंडा होकर 116-17 पर आया है। हाँ, तभी आपको सोने के दाम, मैं आपके फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि आपको विक्रांत के द स्वतंत्र की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ये यही चैनल ऐसा है जिसने ये बात बताई कि क्रूड ऑयल और सोने की रिश्तेदारी किस प्रकार की है, और ये रिश्तेदारी बाकायदा हाँ, बाकायदा निभाई जा रही है। आप कीमतों को मिला के देख सकते हैं, बाकायदा ये रिश्तेदारी निभाई जा रही है। क्रूड ऊपर जाता है, सोना नीचे आता है, क्रूड कूल डाउन होता है। अभी आपने देखा 4530 तक आ गया था, हाँ, जैसे ही क्रूड 125 से 116 पर आया, ये वापस 4600 से ऊपर निकल गया, फिर 4600 के आसपास आ गया। पर मुझे ऐसा अभी भी लगता है विक्रांत जी, कि रिश्तेदारी का बंधन, ये हम्म, रिश्तेदारी का बंधन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, ये टूटेगा। या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगी, हम्म, या ये बंधन टूटेगा, क्योंकि जो बड़े निवेशक हैं सोने चांदी का, उनके सब्र का बांध टूट रहा है। एक तरफ हाँ, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बंद होने की वजह से सब्र का बांध टूट रहा है, दूसरी तरफ सोने चांदी के बड़े निवेशकों का भी सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए हिंदी में शब्द होता है ललायत है, हाँ, बेसब्र है, लालहित है, बेताब है। हाँ, हाँ, ऊपर ऊपर जाने के लिए सोना चांदी ललायत है, पर क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ने वो नाकाबंदी तेल की नहीं है खाली, हाँ, नाकाबंदी सोना चांदी की कीमतों पे भी ऐसा लग रहा है कि लगी हुई है। तो बाकायदा इस पे नजर रखिए। और मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा दिन, हालांकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये महीनों तक नाकाबंदी रह हाँ, सकती है, पर इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि, और आपने देखा जो आपके चैनल पे मैंने बात कही थी, एक आपको जी, याद होगी, पिछले वीडियो चला के देखिएगा, हाँ, मैंने एक बात बोली थी, वो ये बोली थी कि ट्रंप ने अब तक जितने भी दाव चले ईरान के ऊपर, हाँ, बमबारी करी, ड्रोन चलाए, हमले किए, उनके लीडर को मार दिया, सब कुछ किया हाँ, मिलिट्री तौर पे ठीक, पर स्ट्रेटेजी वाइज जो सबसे ज्यादा कारगर उनका हाँ, कदम उठा है, बिल्कुल आपने वो ये बोला था, उठा है। मैंने कहा थी ये बात, हाँ, वो ये है कि आप देखिए कल ट्रंप का क्या बयान आया है। हाँ, उसने बोला है अब हमें इनकी इनकी दुम मिल गई पकड़ने के लिए, हाँ, अब हमें, आप देखिएगा उनका, उनके ट्रूथ सोशल पे, अब हमें तरीका मिल गया इनको, ये बमबारी से ये कहीं बेटर है। उन्होंने ये बात भी बोली है कि हाँ, उनके ऊपर बमबारी करने से ये तरीका बेटर है कि इनको, तो अब ये युद्ध मिलिट्री से हटके आर्थिक युद्ध बन गया है। तो आर्थिक रूप से ईरान की हालत बहुत खराब है, मैं आपको बता दूं, बहुत बुरी हालत है। 2 मिलियन बैरल्स वहां से रोज भेजता था, उसकी रोजी रोटी थी एक तरह से, वो हाँ, देश की बिल्कुल बात कर उसी रहा से हूं, पैसा मिल रहा था। सरकार की रोजी रोटी बंद कर दी है। इसलिए ईरान इस समय छटपटा रहा है, और इस छटपटाहट में मुझे यह डर है कि वो अमेरिकी शिप्स पर जिन्होंने नाकाबंदी की हुई है उस पर हमला ना कर दे। अगर उसने, हम, और आज ये बात बोल भी दी है उसने, अगर ये जल्द नहीं खुला तो हम हमला करेंगे। और उसको ये शय कहां से मिल रही है? ये शय उसको रशिया से मिल रही है। कल 1.5 घंटा पुतिन और ट्रंप की बातचीत हुई है, हाँ, 1.5 घंटा। हालांकि उस 1.5 घंटे में मैं बताना चाहूंगा कम से कम आधा टाइम तो ट्रांसलेट करने में चला जाता है हाँ, क्योंकि वो रशियन बोलते हैं, हाँ, ये अंग्रेजी में बोलते हैं, तो ट्रांसलेटर बीच में होता है, वो ट्रांसलेट करी जाती है। पर काफी देर बातचीत हुई है। ट्रंप ने तो कह दिया हमारे पास तुम्हारी यूक्रेन का वॉर रोकने का भी सिचुएशन है, पुतिन ने कहा इसको बंद करो। उसने कहा होगा ये मुंह और मसूर की दाल, तुम्हें मैं बंद करने को कह रहे हो, 4 साल से तुम यूक्रेन पे हमला तुमने कर रखा है, तो हमें रोकने के लिए कह रहे हो, वगैरह वगैरह, कुछ इस प्रकार की बातचीत हुई होगी, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है विक्रांत
कि रशिया ने ईरान के लिए सपोर्ट प्रॉमिस कर दी है। तो अगर ईरान ने यह हमला किया अमेरिकी शिप्स पर, तो इसके पीछे रशिया का हाथ होगा, और अगर रशिया का हाथ हुआ तो परिस्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि जिस विश्व युद्ध की हम आशंका बार बार जताते हैं, वो विश्व युद्ध यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, जो कि दुनिया भर के लिए बहुत ही घातक होगा, मिलिट्री तौर पे भी और आर्थिक तौर पर। बिल्कुल सही बात की सर आपने। और इकोनॉमिक वर्ल्ड वार तो एक तरह से शुरू हो ही चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया पर अब ये कच्चे तेल का असर पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े और थैंक चर्चा यू में सर। शामिल हुए। थैंक यू सो शुक्रिया। मच।